हाँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि योगी की सरकार प्रदेश में और मोदी की सरकार सेंटर में, फिर भी आपके पिताजी पिछला चुनाव नहीं जीत पाए थे, आप बहुत संचालन भी कर रहे थे, तो क्या लगता है भाजपा से लोगों का मोह भंग हो गया या वजह क्या थी? वजह एक, मैंने खुद 3 लाख फॉर्म छपवाए हैं, बांटे हैं 10 जिले में। 3 लाख अभी तक बांटे हैं 10 जिले में, लोगों ने फॉर्म भरवा लिए हैं। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जो है युवा नेता, बहुत ही सक्रिय नेता जो है मलेश शर्मा जी हैं। मलेश शर्मा को बता दूं कि आप जो है पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, स्नातक एमएलसी स्वर्गीय एकदर शर्मा जी के लड़के भी हैं। और आज मैं आपसे जो है स्नातक चुनाव जो अगले साल होगा उसके बारे में बातचीत करूंगा, जिस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो बिना देर किए मैं आपकी मुलाकात मलेश शर्मा से कराता हूँ। मलेश जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप तो ऐसे नेता हैं, मेरी एक बार आपसे 2-3 महीना पहले बात हुई थी, तब आपने कहा था कि जो है ऑनलाइन मतदाता जो है अब की बार बनेंगे। ये आप लोगों ने सूचना कैसे मिल गई मलेश शर्मा को कि आपने आप अंदाजा लगा कि आपने कहा और सही हो गया? नहीं, ऑनलाइन का इलेक्शन कमीशन बना रहा था, ऐसे मुझे सूचना मिली, तो मैं गया लखनऊ और एक हमारे परिचित हैं, तो उनके माध्यम से आयुक्त महोदय से मिला। तो उनसे हमारा काफी देर डिस्कशन हुआ। उनको मैंने बताया, क्योंकि मैं इस चुनाव को ये 5वीं बार लड़ा था लास्ट टाइम। पिताजी हमारे जान है 4 बार थे इस क्षेत्र से एमएलसी, तो मुझे काफी जानकारियां थी। तो करीब उन्होंने भी काफी समय दिया मुझे और जानकारियां ली, और फिर मतलब हम लोग का काफी लंबा डिस्कशन हुआ। और उन्होंने बताया कि बिहार और महाराष्ट्र में कर चुके हैं ऐसा इलेक्शन कमीशन, और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने ऐसा पत्र लिखा था उनको कि आप भी करिए शुरू। तो डिस्कशन हुआ, फिर मैं गया था उधर से लौटते तो फतेहपुर, तो फतेहपुर में भी मैंने प्रेस किया, जागरण में वगैरह में छपा था सभी। देखिए, ऑनलाइन प्रक्रिया 1 अक्टूबर में शुरू हो रही है और उसमें आप लोग मतदाता बनिए आपकी, तो वही आया था। बिल्कुल सर, ऑनलाइन प्रक्रिया तो जो है शुरू करा दिया है चुनाव आयोग ने। हम एक चीज देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो रजिस्टर्ड कर रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है। रजिस्टर्ड कर देने के बाद वो सोच रहा है कि हम मतदाता बन गए, और दूसरे दिन वो जो अपना स्टेटस चेक कर रहा है और पता लगा वो पेंडिंग बता रहा है, तो फिर वो ऑफलाइन की तरफ भी जाना चाहता है। अगर ऑफलाइन में भर दो पगी तो पेंडिंग बता रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जरा इस कंफ्यूजन को दूर करिए कि आखिर है क्या और क्या करना चाहिए रजिस्टर कराने के बाद? मेरे पास भी फोन आ रहे हैं लोगों के कि वो उसमें मोबाइल से वो ट्रैक कर लेते हैं आप लोग, तो कि पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये प्रक्रिया जैसे कि हम फॉर्म ऑनलाइन डाल रहे हैं, तो ये 6 नवंबर तक केवल हम लोग अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद कमीशन शुरू करेगा काम 6 नवंबर से 25 नवंबर तक। तब 25 नवंबर को जो सूची प्रकाशित होगी उसमें नाम आएगा व्यक्ति का। अभी तो पेंडिंग दिखाएगा ही। अभी तो ये पूरे यूपी की एक साथ है वेबसाइट, फिर इसमें से वो छाटेंगे कि इलाहाबाद, झांसी या मेरठ या गोरखपुर का कौन है। उसमें देखिए ऑप्शन आता है कि आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनना चाहते हैं, स्नातक में कि शिक्षक में। फिर उसमें आपको डालना पड़ेगा कि शिक्षक में या स्नातक में, फिर कौन सा आपका क्षेत्र है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये पूरी यूपी के लिए है और इसमें बड़ा अच्छी प्रक्रिया है ये मुझे, क्योंकि अब तो हर चीज जो है ऑनलाइन हो गई। किसी को प्रधानमंत्री आवास भी लेना है तो ऑनलाइन करे, राशन कार्ड लेना है तो ऑनलाइन अप्लाई करे। तो ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया और मतलब एकदम वो है, निष्पक्ष है और पारदर्शी है। इसे क्या होता था पहले कि लोग जो है फॉर्म भरवा लिए, अब उसको जाति के आधार पे, विचारधारा के आधार पर फॉर्म तो आपने भर के दे दिया किसी को, और पता चला उसको छाट के किनारे कर दिया, जमा ही नहीं किया। तो पता चला आप गए वहाँ पोलिंग स्टेशन पे तो आपका नाम ही नहीं है। तो ये तो एक मतलब घटिया सोच रही थी। मतलब ऑनलाइन सुरक्षित और पारदर्शी है और हर आदमी अपने घर से आसानी से जो है मतदाता बन सकता है। जैसे बहुत से लोगों को आधार कार्ड देने में भी आपत्ति होती है, दूसरे को मार्कशीट देने में भी आपत्ति होती है, ऐसा भी तो होता है।
हाँ तो तुरंत ही घर में बैठे बन गया, आदमी 5 मिनट लगता है। मैंने खुद जो है बनवाया अपना, अपनी पत्नी का, कुछ लोगों ने अपना डाटा हमको भेजा था, उनका मैंने, जैसे आप जानते होंगे पूर्व विधायक हैं अनंत कुमार कलेक्टर पांडे जी, वो 2 महीने पहले हमको डाटा भेज दिए और अक्सर पूछते थे क्या हुआ, वोटर बने कि नहीं बने, तो उनको बनाया। जैसे और भी काफी लोगों को बनाया, या लोग बन रहे हैं लगातार, हमको व्हाट्सएप कर रहे हैं बना के अपना। यानी ये प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन है, इसमें किसी को परेशान नहीं होना चाहिए, अभी से ही ट्रैक नहीं करना चाहिए, 25 नवंबर के बाद चेक करना चाहिए। हाँ, वो मैसेज भी आएगा, जैसे कि वो और चीजों में नहीं आता कि मैसेज, तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन जब आपको बना ले तो स्वयं मैसेज भेजे। आपका मोबाइल तो रजिस्टर्ड है ही है, वो रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल गई है उसको, आपको तो खुद ही भेजेगा इलेक्शन कमीशन आपको। तो मतलब जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर ले रहा है उसको ऑफलाइन जमा करने की जरूरत है नहीं, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, उनको नहीं जरूरत है। देखिए पहले तो कंफर्म नहीं था कि ऑफलाइन में ऑनलाइन में, हमको भी जैसे कि जब तक नहीं आया तब तक मैंने भी एक बार बताया, लेकिन मैंने खुद 3 लाख फॉर्म छपवाए हैं, बांटे हैं 10 जिले में। 3 लाख अभी तक बांटे हैं 10 जिले में। लोगों ने फॉर्म भरवा लिए हैं, रखे हैं उनके पास, अब जब जमा कर रहे हैं धीरे धीरे, और तो ऑनलाइन भी करते जा रहे हैं वो लोग। जैसे ऑफलाइन किसी ने भर दिया फॉर्म, वो वहाँ इलेक्शन ऑफिस में जमा करेगा, अगर उसका ऑनलाइन नाम चढ़ा रहेगा तो वो फॉर्म पे लिख देगा कर्मचारी की इनका ऑनलाइन भरा, फॉर्म किनारे हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। हाँ, एक आधार हो गया, मतलब हट गया। और हमारा संगठन भी बना रहा है, अभी ऑफलाइन ही चल रहा है कुछ, अब जब ऑनलाइन आया तो ऑनलाइन भी कर रहा है। तो हमारा तो अपने समर्थकों से, भारतीय जनता पार्टी के जो भी विचारधारा, विचार परिवार, संघ परिवार, विद्या भारती के लोग या अधिवक्ता लोग हैं हमारी विचारधारा के, मेरा सबसे निवेदन है, और माध्यमिक विद्यालयों में भी कुछ एकाध संघ वाले जा रहे हैं, तो वो भी देखेंगे कि ये दूसरे संघ का है, क्योंकि तमाम माध्यमिक शिक्षक संघ हैं, 6-7 गुट हैं उनमें, तो वो देखेंगे कि ये दूसरे गुट के हैं तो उनका फॉर्म निश्चित छांट देंगे। अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति को आपने अपना ऑफलाइन फॉर्म दे दिया है और सोच रहे हैं कि आप मतदाता बन जाएंगे, तो मेरा आपसे निवेदन है सभी लोगों से कि वो ऑनलाइन जरूर अप्लाई करें, क्योंकि पिछले बार बड़ा गड़बड़ हुआ था। मैं खुद इस का भुक्तभोगी रहा हूँ कि लोगों ने फॉर्म जो है जमा नहीं किए, भरवा तो लिए लेकिन जमा नहीं किए। इसे वो भेदभाव करने की जो है, ये हमको वोट नहीं देगा, लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ऑफलाइन में तो होने की संभावना बहुत रहती नहीं होती है। वो इलेक्शन ऑफिस में ही कुछ लोग रहते हैं, वो यहीं पे थे पिछले बार एक सज्जन सदर तहसील पे, वो उन्होंने गड़बड़ किया, 3000 फॉर्म हमारा डिस्टर्ब कर दिया। जब अभी इसके बाद सेकेंड राउंड आएगा 25 से 10 नवंबर। सेकेंड राउंड में क्या? सेकेंड राउंड में जैसे जो जिसका मतदान इस मतदाता बनने से छूट गया, इसमें वो सेकेंड राउंड में जाके मतदाता बन सकता है और या आपत्ति कर सकता है। तो जब मेरा 3000 वोटर का नाम ही नहीं आया पहले सूची में, तो हम लोग ने पता किया तो पता चला वो गड्डी बना के एक जगह रखे था अलमारी में वो कर्मचारी, और दूसरे किसी प्रत्याशी से प्रभावित था। तो मैंने एसडीएम साहब से शिकायत किया, उसमें मेरी पत्नी का नाम नहीं आया था। आप आश्चर्य करेंगे, वही से तो पकड़ा गया कि मैंने जब पहले 25 नवंबर को सूची आई, अपनी पत्नी, अब मेरा नाम तो था, मेरे पिताजी थे उस समय, उनका नाम था, वही लड़ रहे चुनाव, और मेरी पत्नी का नाम नहीं था। सब फॉर्म एक साथ जमा हुए, तो उस पर जब आपत्ति की गई तो पता चला 3000 फॉर्म उनकी अलमारी में निकला दबा हुआ। और लेकिन बाद में भी बदमाशी किया उन्होंने कि जैसे कि यहाँ उसका पोलिंग स्टेशन डीएवी होना चाहिए तो उसको सरजू पारी डाल दिया, मतलब इसमें भी मतदान। ऑनलाइन तो हमारे ख्याल से सबसे सुरक्षित है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था मलेश जी, 2026 दिसंबर में सीटें खाली होंगी, चुनाव आयोग हो सकता है 2026 नवंबर तक चुनाव करा ले। अभी 1 साल का पूरा समय बचा हुआ है, पूरा 12-13 महीने बचा हुआ है, और मतदाता बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और 25 नवंबर को ये जो है फाइनल सूची जारी कर देंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि साल भर पहले मतदाता बना लेना कितना उचित है? नहीं, अब वो तो उनकी गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन की, जिस साल चुनाव हो उससे 1 साल पूर्व मतदाता बनते हैं, ठीक है, उसी गाइडलाइन पे वो काम कर रहा है। और जो फाइनल सूची है 25 नवंबर को नहीं आएगी, पहली सूची 25 को आएगी, फिर 25 से 10 दिसंबर तक फिर पुनः 15 दिन का समय मिलेगा, फिर 30 या 31 दिसंबर को फाइनल सूची आएगी, फिर
मतदाता बनने की प्रक्रिया बंद नहीं होगी, तभी उसके बाद सप्लीमेंट्री सूची बनेगी। और मतदाता मतलब जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाता है कि अब चुनाव होगा, 28 दिन का तो चुनाव का पीरियड रहता है, उसके एक हफ्ते का पहले समय देते हैं, तो तब तक मतदाता बन सकता आदमी, वो सप्लीमेंट्री सूची में उसका नाम होता जाएगा। ये ऑनलाइन वाला जो है साइट खुली रहेगी। अच्छा नेताजी, ऑनलाइन और ऑफलाइन, नेताजी ना कही मलक जी, अब नेता आप ही हैं, लोग नेता का देखिए दूसरा अर्थ होता है, वो बाद में उस पर बात करेंगे। अरे मैं मलक जी जानना चाहता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन, कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन में बहुत उनको झाम लगता है कि 2 MB का फोटो रखना पड़ता है मार्कशीट की, फिर जो है वो बच्चों से टेक्निकल जानकारी और टेक्निकल। देखिए ऐसा है कि आज तो देखिए जो छोटा बच्चा भी है वो भी मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जाना है, तो अपने परिवार से भरवा ले सहायता लेके। मैंने भी भरवाया अपनी बेटी से, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो ऑनलाइन जाना चाहता है ऑनलाइन भरे, ऑफलाइन भरना चाहता है ऑफलाइन भरे, स्वयं जाके फॉर्म जमा करे, क्योंकि जागरूक मतदाता को होना चाहिए। देखिए मतदाता तो बन जाते हैं। अब आपको हम एक मजेदार बात बताएं, पिछले साल 1,65,000 मतदाता थे ना, और मत कितने पड़े? 65,000 केवल। 1 लाख मत ही नहीं पड़े, जो कि मतलब फॉर्म भरा होगा उन्होंने, मार्कशीट दी होगी, फोटो दी होगी, लेकिन 1 लाख लोग टर्न अप नहीं हुए वोट डालने को। बताइए, तो ये जागरूकता तो जनता के बीच में होनी चाहिए। ये सवाल है मेरा। आखिर स्नातक चुनाव में मतदाता बनने के लिए लोग नहीं जागरूक होते, और वोटिंग के समय क्यों नहीं, वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ता है? क्या वजह आप मानते हैं? अब यही जागरूक होना चाहिए आदमी तुरंत। आप लोग व्यवस्था भी तो करते हैं, गाड़ी भेजते हैं, सबको रिमाइंड कराते हैं आज वोटिंग है चलो, तो फिर क्या नहीं, गाड़ी या हम लोग क्या भेजते हैं, सब लोग लगाते हैं सारे प्रत्याशी। अब देखिए हम तो ना किसी से चंदा लेते थे कभी, और ना ही चुनाव में किसी को पैसा देते थे। लोग स्वयं से हमारा काम करते हैं। अगर उसके बाद जैसे किसी का काम पड़ा, पिताजी तो अपनी गाड़ी से, जैसे कोई आया ललितपुर झांसी का आदमी, तो अपने घर में हम लोग ठहराते थे, उसको अपनी गाड़ी से भेजे या उसके संग जाए पिताजी, या लखनऊ में जाए वो आदमी तो हमारे यहाँ रुके, उसके खाने का प्रबंध, उसका जो भी काम है वो कराना हमारी जिम्मेदारी है। उसका कहीं पैसा नहीं लगता था 1 भी रुपए। आज तो लोग जो MLC वगैरह होते हैं खुदे कहते हैं, जो आता है कि यार दे पाए के कराए ले, समझ रहे हैं। लेकिन हमारा भेजा हुआ आदमी आज भी रिकॉर्ड है, कहीं चला जाए तो उससे कोई पैसा नहीं मांगेगा, जान रहा है कि अगर पैसा मांगा तो फिर उसकी खैर नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा था, ऑफलाइन और ऑनलाइन पर जो मेरा सवाल था पूरा नहीं हो पाया था। कहने मतलब लोग ऐसा नहीं करेंगे कि ऑनलाइन भी रजिस्टर करा लें और फिर वो ऑफलाइन भी जाएं, और लोग, कुछ लोगों को ऑफलाइन पर ही ज्यादा भरोसा होता है। जिन लोगों ने डाटा इकट्ठा मंगवा लिए हैं सबके, क्योंकि ऑनलाइन में OTP आती है, तमाम ऐसे मैं प्रत्याशियों दावेदारों को जानता हूँ जिन्होंने डाटा मंगवा लिए हैं, फार्म दे दिया, फार्म भर के अगले ने दे दिया। डाटा जिससे मंगवाया होगा उसको उन पर विश्वास होगा तभी डाटा दिया, तो OTP भी बता देंगे, उसमें क्या समस्या है? समझ रहे हैं। मलेश शर्मा चाहते हैं ऑनलाइन ज्यादा लोग बने। नहीं, हम मलेश शर्मा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदाता बने और मतदान करें। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। जैसे कि ये चुनाव जब पिछला वाला हम लोग लूज किए तो पेपरों में छपा। सुबह मैं चाय पी रहा था, झांसी से लौटा काउंटिंग करा के, तो सुबह आ गया था तो पेपरों में छपा कि भाजपा को हरा के 24 साल बाद सपा ने सीट पे कब्जा किया। मेरा सवाल है कि आखिर जो है, आपके पिताजी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने स्नातक में चुनाव जीता भाजपा की तरफ से जी, और 4 बार रहे भी जी। यहाँ तक कि वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी 2 बार स्नातक चुनाव इलाहाबाद, झांसी, चित्रकूट मंडल से हार भी चुके थे। मैं ये जानना चाह रहा था कि योगी की सरकार प्रदेश में और मोदी की सरकार सेंटर में, फिर भी आपके पिताजी पिछला चुनाव नहीं जीत पाए थे, आप बहुत संचालन भी कर रहे थे, तो क्या लगता है भाजपा से लोगों का मोह भंग हो गया या वजह क्या थी? वजह एक नहीं थी, वजह देखिए 3 थी। आप विस्तार से सुनेंगे? बिल्कुल, जरूर। वजह पहली तो ये थी कि चुनाव एकदम मतलब तैयारी सब हो चुकी थी, ठीक है। तो 2020 में कोरोना आया और एक बहुत ही भीषण लॉकडाउन लगा था। याद हो आपको कि ट्रेन, बस सब रुक गई थी, हवाई जहाज।
23 मार्च को लगा और अप्रैल में चुनाव था। हमारा चुनाव मतलब बस्ते वगैरह सब बन के चले गए, इधर सब हो गया था। तो 23 मार्च को एकदम से लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन चला करीब मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तक चला था वो। तो लोगों में दहशत भी थी और उस समय कोई कोरोना का टीका भी नहीं आया था और हमारी सरकार जैसे कि थी कि मतलब एकदम लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करना है। तो हम लोग उसी पार्टी विचारधारा पे ही मतलब काम करते हुए सब घरों में थे और मतलब जो चुनाव के मोड में आ गए थे तो वो एक हम लोग सहायता के मोड में आ गए कि कोरोना में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहायता किया जाए, वो किया जाए। फिर अचानक से जो है चुनाव मतलब 1 नवंबर को डिक्लेयर होता है कि 1 दिसंबर को वोटिंग है और 28 दिन का समय दिया गया वो सब। तो बीच में 5 दिन दीपावली की छुट्टी पड़ गई तो ओवर कॉन्फिडेंस भी थी पार्टी भी, हम लोग स्वयं थे, हमारे कार्यकर्ता थे कि जगदीश जी को कौन हराने वाला है। तो जब विपरीत परिस्थितियों में जीतते थे तो अब तो सरकार है, हम लोग जीती जाएंगे, तो थोड़ा अति आत्मविश्वास भी दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये था कि हमारे बहुत से वोट इनवैलिड हुए पिछले बार, मतलब 52-53 वोट इनवैलिड हुए थे। मतलब एक चौथे या 5वें स्थान पे इनवैलिड वोटों का वो था। तो उसमें से 3700-3800 वोट हमारे थे, जबकि हम प्रथम वरीयता में केवल 1800 वोटों से पीछे थे। तो ये 3 कारण प्रमुख हमको लगे। आपको नहीं लगता कि हरिचंद पटेल के चुनाव लड़ने की वजह से भी वजह बन गया, द्वितीय वरीयता का वोट जो मान सिंह को ज्यादा मिल गया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। हमारा तो जो हमारा संघ परिवार, लोग तो ये भी कहते हैं कि जो मलय शर्मा ने मतदाता कम बनाए थे। नहीं, मतदाता तो हमारे पर्याप्त बने थे। बताया नहीं कि 1 लाख लोग वोट ही डालने नहीं गए। दूसरा जो है काफी लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किए। पिछले बार जो है ऐसा हुआ कि ये फॉर्म पहले ही मैंने बताया ऑनलाइन की आवश्यकता क्यों है कि ये फॉर्म भरवा लिया आदमी ने और उसको जमा ही नहीं किया। वो टिकट की प्रत्याशा में कि मैं भी लड़ूंगा चुनाव, वोटर बनाया उसने, जब टिकट नहीं मिला तो उठा के उसको फेंक दिया, फॉर्म भी नहीं जमा किया। उसमें विचारधारा ही वाले वोट कट गए। अभी हुआ है, अभी इसी चुनाव का मतलब जो चल रहा है मतदाता, मैंने एक जगह फॉर्म दिया था, मतलब ले गए थे एक जने फॉर्म भरवाने, तो बताया भैया कि फॉर्म तो मैंने भरवा के एक जगह कलेक्ट किया था, वहाँ जो है एक सभासद का प्रत्याशी थे, लड़े थे चुनाव, वो उठा ले गए भरे हुए फॉर्म वहां से। तो ये सब चलता रहता है। अच्छा नेताजी, एक चीज नेताजी आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, वो तो निकल जाता है मुंह से लय, नेता बनने की प्रक्रिया में आप हैं भी। अच्छा आप हमें एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आपकी है, भारतीय जनता पार्टी से आपके पिताजी विधायक भी रहे हैं और पहले विधायक रहे, वो भी नहीं जो है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई दावेदार हैं, इसमें आप भी हैं और भी लोग हैं, तो क्या गुटबाजी नहीं होगी किसी? हमारे कोई गुटबाजी नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं। अच्छा अक्सर ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिताओं के नाम पर बाहरी लोगों को भी टिकट दे देती है। पिछली बार बड़ी चर्चा थी एक प्रत्याशी, हमें जिताऊ नहीं चाहिए, हमें टिकाऊ चाहिए। टिकाऊ। ये आपको भ्रम की जिताऊ ले आते, कहाँ जिताऊ ले आए? जो आया भाजपा में यहाँ देखिए काम कर रहा है हमारे संग बन के, नहीं वो रह ही नहीं पाएगा यहाँ पे ज्यादा दिन, उसको उसका एटमॉस्फियर अगर उसको नहीं मिलेगा तो नहीं रह पाएगा। शिक्षक मंत्री में तो देखा ही गया था कि जो अपने आपके पार्टी के जो दावेदार थे उनको ना देके किसी दूसरे को। किसको दिया? मैं स्नातक विधानसभा दिया, आप बताइए। विधानसभा शिक्षक चुनाव के पहले आइए ना, किसको दिया? देखिए नेता विधानसभा चुनाव में पहले आप शिक्षक को डिस्कस करें। नहीं, बाबूलाल तिवारी पहले, बाबूलाल तिवारी, सुनिए बाबूलाल तिवारी जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। विद्यार्थी परिषद से बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष का चुनाव जीते, बसपा से चुनाव। नहीं, पहली बात सुन लीजिए, 89 में वो विधानसभा का चुनाव नारायणी बांदा से लड़े, भाजपा से, ठीक है। उसके बाद वो अगला चुनाव नहीं लड़े कि नहीं व्यक्तिगत कारणों से, बता रहे थे मुझे। तो वहाँ 91 में भाजपा जीती, ये रमेश द्विवेदी जी वहां से विधायक हुए, बाबूलाल जी ने वहां धरती तैयार किया नरैनी में और 91 में भाजपा विधायक हुआ। फिर बाबूलाल जी एक रवीन शुक्ला जी थे पूर्व शिक्षा मंत्री, उनके दामाद भी लगते, तो वो कुछ विवाद हुआ झांसी के अंदर। बाबूलाल तिवारी जब हमारे पिताजी पहली बार चुनाव जीते तो झांसी के वो भाजपा के जिला महामंत्री थे, वो उस बैठकों को एड्रेस करते थे वो। फिर कुछ वहाँ लोकल
राजनीति के चलते उन पार्टी से बाहर हो गए। पार्टी से बाहर हो गए तो हमसे लोग से बात हो रही थी जब कि मैं अपने को जिंदा रखने के लिए चुनाव लड़ा 2002 में स्नातक का, फिर 8 में लड़े, 14 में लड़े, खैर। और जब भाजपा ने लड़ाया, उनको आए हमारे यहाँ मदद मांगा तो हम लोग ने दिल खोल के मदद किया। भाई हम तो पार्टी के साथ है। इसके पहले हमारे पिताजी सुरेश त्रिपाठी का समर्थन कर देते थे शिक्षक क्षेत्र में, क्योंकि पार्टी वहीं लड़ाती नहीं थी। शर्मा जी के प्रत्याशी थे, ओम प्रकाश शर्मा जी का पिताजी का बड़ा अच्छा तालमेल था। तो क्या शिक्षक एमएलसी अभी लड़ाया है भाजपा ने? पहले नहीं लड़ाया था कभी। अच्छा, पहली बार लड़ी है। पहली बार लड़ी। 2020 में शिक्षक एमएलसी की जो है जो 6 सीट और 5 स्नातक की लड़ाई थी, 11 की 11 सीट भाजपा ने। ये 23 में चुनाव हुआ था, तो 2 शिक्षक एमएलसी के चुनाव हुए, एक इलाहाबाद में, एक कानपुर में। दोनों जगह प्रत्याशी खड़ा किया, 3 जगह स्नातक के हुए, तीनों जगह खड़ा किया। 5 चुनाव हम लड़े थे, जिसमें से 4 जीते। कानपुर वाला हम हार गए थे शिक्षक एमएलसी, ये रिकॉर्ड है हमारा। बनारस वाला? बनारस तो 2020 में हुआ था। अच्छा, हाँ। मैं ये जानना चाह रहा था मलेश जी, क्या कहते कि इस बार जो चुनाव होंगे क्या मुद्दे रहेंगे? पीडीए का मुद्दा लेकर समाजवादी पार्टी तो एकदम बम्पर जो है तैयारी में है। कहाँ पीडीए जो है उनको वोट देगा? पीडीए है कहाँ नहीं है? कहाँ है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सपा के साथ है। अरे सपा लड़ा दे यहाँ, इसमें से वर्तमान एमएलसी का टिकट काटे किसी दूसरे पिछड़े वर्ग को। यहाँ तो पहला दावेदार अहिर। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब वर्तमान एमएलसी सपा के हैं तो उनका टिकट काटने की क्या हो सकता है? ये उनके पार्टी के विषय की बात है, इसमें तो ठीक है, उनको आप पीडीए पूछ रहे हैं तो मैंने उसका जवाब। वो तो यही कहते हैं ना कि पीडीए हमारे साथ है और हम पिछली बार से ज्यादा वोट पाएंगे। क्या कहते हैं उसके बाद नहीं याद। तो भाजपा के जीतने कितनी संभावना है? भाजपा के जीतने की 202% संभावना है। मलेश शर्मा को टिकट मिलेगा? अगर देगी पार्टी तो लड़ेंगे। मैंने अपने वरिष्ठ लोगों को बताया है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ और लोगों की इच्छा थी कि मैं आऊँ, है ना। तो वरिष्ठ लोग जो भी हमारे कोर कमेटी के हैं, ऊपर टॉप के 4-5 लोग, मुख्यमंत्री जी को छोड़ के चारों से मैं मिल चुका हूँ। मैंने बताया, उन्होंने कहा ठीक है, अपने विचारधारा के लोगों को मत बनाइए आप। किसी ने मुझे मना नहीं किया, ठीक है। तो मैं तो पॉजिटिव सोच के काम करता हूँ राजनीति में, और इसमें मतलब पार्टी में काम करता हूँ, संघ में काम करता हूँ, विश्व हिंदू परिषद में और विद्या भारती में, सभी जगह काम करते हैं हम लोग। एट ए टाइम जो है सब जगह काम करते हैं। अभी आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान चल रहा है, उसके लिए मैं लखनऊ में बुलाया गया था। मैं 2 दिन नहीं था, तो अभी एक सम्मेलन भी हमको करना है। तो मैंने कहा 6 नवंबर तक मतदाता बनने हैं, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक, उसके बाद आप कर लीजिए। अच्छा सर, ये बताइए, स्नातक चुनाव हो या शिक्षक एमएलसी का चुनाव हो, सब में जो है ज्यादा शिक्षक ही होते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, शिक्षक में शिक्षक होते हैं, और शिक्षक में भी पहले ऐसा होता था कि केवल माध्यमिक विद्यालय बनते, प्राइमरी वाले शिक्षक में नहीं बन सकते, 10 के बाद, है ना। तो जैसे जो ये शिक्षक और संघ वगैरह है, केवल माध्यमिक में एडेड विद्यालय को बनवाते थे। अब जो जागरूक हुए हैं लोग, तो वित्तविहीन को बनाते हैं, डिग्री कॉलेज में बनाते हैं, यूनिवर्सिटी में बनाते हैं, टेक्निकल कॉलेज में बनाते हैं। तो वो भी, उसका दायरा भी बढ़ा है। अभी लास्ट में 32,000 वोट थे शिक्षक में, और स्नातक तो बहुत है। कोई भी मतलब अधिवक्ता का क्षेत्र होगा। आपके पिताजी तो कचहरियों में, हमने सुना है, कोई भी तहसील में ऐसा नहीं है कि कोई अधिवक्ता झोपड़ी में बैठ रहा। उसको जो है पक्का आरसीसी से सेट दिया गया। और हम अभी गए थे मिलने लोगों से, मतलब लोगों के अंदर ये था, क्या जज्बा था। स्वयं पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष सब एक साथ मिलके हमको मिलवा रहे थे सबसे। तो कहें कि शर्मा जी आप चिंता न करो। हमने कहा सर, हमको चिंता यही है कि आप मतदाता बनो। क्योंकि मतदाता नहीं बनोगे तो कोई फायदा नहीं है। अधिवक्ता के साथ साथ डॉक्टर की बहुत बड़ी लॉबी है। मेरे डॉक्टर की छोड़िए, आप पत्रकारों की लॉबी हमारे साथ है। हमारे पिताजी ने हर जिले में प्रेस क्लब को पैसा दिया। आपके यहाँ प्रयागराज में 20 से 25 लाख रुपया दिया गया था, जो है रिपोर्टर। और हर जगह आपके मतलब पूरे 10 जिले में जहाँ भी प्रेस क्लब है, सबकी बिल्डिंग बनाने का पैसा दिया। सब पत्रकार भी हम। अच्छा, आपके क्या मुद्दे होंगे अगर आप चुनाव लड़ते हैं? तो हमारे मुद्दे वही हैं जो पिताजी के मुद्दे थे, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। अब इतना बड़ा उनकी शख्सियत है, उससे अब कोई हट के तो रहेगा नहीं। और ईमानदारी से काम करने का हमारा विचार है, जैसे पिताजी करते रहे।
अच्छा नेताजी, मतलब जी नेताजी ही निकलेगा, अब तो नेतागिरी कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताइए, 10 जिले हैं लेकिन प्रयागराज में ज्यादा वोटर बनते हैं आखिर, और प्रयागराज के लोग भी हैं ज्यादा, तो कहने का मतलब और जिलों में फोकस कम क्यों होता है? क्या लोग जागरूक नहीं है या और कोई वजह है? बुंदेलखंड देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, लेकिन थोड़ा आबादी कम है, दूर दूर है। तो इस वजह से जैसे जिला तो बहुत, ललितपुर जिला अपने आप में बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा जिला कभी था नहीं, मतलब क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, पूरा मध्य प्रदेश के बॉर्डर से घिरा है, लेकिन वह आबादी कम है, इसलिए मतदाता कम बनते हैं। इलाहाबाद थोड़ा सा घना है, पूर्वांचल के भी लोग आ रहे हैं, इधर मिर्जापुर सब आते हैं यहाँ पढ़ने, तो जागरूकता यहाँ ज्यादा हो जाती है। हमने सुना कि प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, इन्हीं जिलों में मिला के 70% वो मतदाता हो जाते हैं। नहीं, अब देखिए इसमें 3 मंडल है आपको, इलाहाबाद, चित्रकूट धाम मंडल और झांसी मंडल। तो इलाहाबाद मंडल में पिछले बार जैसे इलाहाबाद मंडल में इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर 3 जिले हैं, तो वो लगभग इसमें जो है 90,000 मतदाता पिछले बार थे, और वहाँ दूसरी जगह भी थे बाकी जो बचे थे। तो अब आपकी तो मैं पूरे क्षेत्र में बना रहा हूँ मतदाता, मतलब हमारे अंदर ऐसा कोई भेद नहीं है कि इलाहाबाद है कि बुंदेलखंड है। तो मेरी दादी जो है बुंदेलखंड की थी, बाधा की थी। अच्छा, तो मैं आधा बुंदेलखंडी हूँ, आधा इलाहाबादी हूँ। मेरा प्रयागराज भी बुंदेलखंड में ही आता है। हाँ, बृहद बुंदेलखंड। कभी एक बार मैंने मानवेंद्र जी जो विधान परिषद के सभापति, उनसे मेरी बात हो रही थी, कई लोग थे, तो मैंने कहा जब बृहद बुंदेलखंड बने तो इलाहाबाद भी उसको शामिल करे आ जाए। बुंदेलखंड और जो वो मायावती जी ने प्रस्ताव किया था एक बार 4 उसमें, तो उसमें उन्होंने इसको इलाहाबाद को बुंदेलखंड का ही हिस्सा है माना था। जी 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 जी, एकदम सही आपका। अच्छा चलिए, ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, हम अंत में यही कहना चाहते हैं कि आप जो है मतदाताओं से या जो है सब स्नातकों से क्या अपील करना चाहेंगे? कि मतदाता बने। वर्तमान में तो जब आप अपनी संख्या दिखाओगे मतदाता के रूप में, सरकार भी देखेगी इतने मतदाता हैं, इतने स्नातक हैं यहाँ, तो उनकी समस्याओं पे विचार करेगी। जब देखिए जनतंत्र है, लोकतंत्र है, तो यहाँ जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो जब स्नातक अपनी हिस्सेदारी दिखाएगा तभी तो उसकी भागीदारी बढ़ेगी। चलिए मलेश जी, आज आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ जो है भाजपा नेता मलेश शर्मा जी थे, जो इलाहाबाद, झांसी, चित्रकूट मंडल निर्वाचन क्षेत्र के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो है भाजपा से दावेदार भी हैं। आपका कहना है कि ऑनलाइन फॉर्म जो है सभी लोगों को भरना चाहिए, और बार बार स्टेटस अभी तब तक नहीं चेक करना चाहिए जब तक जो है वो चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट न जारी कर दे, क्योंकि अभी तो स्कूटनी होगी, छांटा जाएगा कि कौन इलाहाबाद झांसी मंडल का है, कौन गोरखपुर मंडल का है, कौन फैजाबाद मंडल का है। वो छांटने के बाद जो है ये सारी प्रक्रिया शुरू होंगी। इसलिए जो ऑनलाइन मतदाता बनिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पारदर्शी है। आपने बताया कि इनके पिताजी स्वर्गीय एकदत्त शर्मा जी ने जो काम किए थे उसको आप आगे बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी देती है तो यह सीट वो जीतेंगे। चलिए आगे फिर हम मलेश शर्मा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।